हेलो एंड वेलकम टू जेकब लर्निंग। आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो स्टार्ट करते ग्रेविटेशन चैप्टर। अब ग्रेविटी के बारे में सबको बेसिक नॉलेज तो है कि हम कोई भी चीज को अगर ऊपर फेंके तो वो वापस नीचे आने ही वाली है ना। बहुत सारी जगहों पे, हर जगह पे ग्रेविटी एक्ट करती है ना। हम लोग भी अगर सरफेस पे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करती है? हमको पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है ना। तो ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन है, स्टार्ट उससे करते हैं। ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। ग्रेविटेशन इज डिफाइंड as gravitation is defined as the force of attraction between any two objects or body in the universe है ना। ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट और बॉडी इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है उनके आपस के बीच में, सबके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। हम हैं, हम कोई भी दो इंसान ले लो, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट बहुत कम है। अब आप लोग बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो चिपक क्यों नहीं रहा है? चिपक इसलिए नहीं रहे क्योंकि अगर हम आपस में कोई दो बॉडी को कंपेयर करें, मान लो कि ये मैं हूं और ये कोई मेरा दूसरा फ्रेंड है। अब हम दोनों के पास भी तो मास है, हम दोनों भी तो ग्रेविटेशन के लॉ के हिसाब से आपस में चिपकने चाहिए, बट हम क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं? क्योंकि अगर हम दोनों को कंपेयर करें और मैं जिस अर्थ के ऊपर खड़ा हूं उसको कंपेयर करें, तो जो सबसे बड़ा मास यहाँ पे कौन सा है? अर्थ का है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा यहाँ पे। इस वजह से हम लोगों को ये अट्रैक्शन फील नहीं होता। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मास कम है और यहाँ पर अर्थ के और मेरे केस में मास बहुत ज्यादा है। किसका? अर्थ का। इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो? आगे देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। सेकंड देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि ये हर जगह अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। कहीं पर भी ये फेल नहीं होगा। अब ये बोलता क्या है? ग्रेविटेशनल, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये दिया किसने था? ये सर एसेक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? ये एसेक न्यूटन सर ने दिया था। और इनके मुताबिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिवर्स। अब इन्होंने बोला क्या था? कोई भी मान लो दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मैं हूं और ये मेरा कोई भी एक फ्रेंड है ना। अब हम दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसे होगा? हम दोनों का जो मास होगा, मान लो मेरा मास m1 है, इसका मास m2 है। तो अगर मैं, मेरा जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के सम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो अगर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन और फॉर्मूले की तरह लिखूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the attractive force between any two body
the attractive force between any two body or object in the universe is directly proportional to the product of their masses what? m1 and m2 and क्या है? masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसका मतलब क्या होगा? मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, है ना, और ये एक और बॉडी है जिसका मास है m2, और ये इनका सेंटर है, बॉडीज का सेंटर है. तो जो मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किनके? इन दोनों के मासेस के, m1 एंड m2, है ना. इन दोनों का मासेस है और इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस भी होगा. सेंटर से डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस सेंटर से पकड़ना है हम लोगों को, सेंटर से डिस्टेंस. और इनका डायरेक्शन कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा, है ना. यहां तक क्लियर है? ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है. फोर्स क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा मासेस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d². अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मिला दूं तो क्या हो जाएगा मेरा? ये कुछ इस तरह हो जाएगा. देखो, ये कुछ इस तरह हो जाएगा. ये हमारी बॉडी ए थी, है ना. ये हमारी बॉडी बी थी. इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, है ना. और इसके सेंटर से ये हमारे बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था D, है ना. हमको बोला क्या, पहले क्या बताया? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 ले लिया मैंने, है ना. और क्या बोला फिर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के किसके होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस के बीच में जो स्क्वायर है उसका. अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं, अगर दोनों में से कोई भी एक मास बढ़ेगा तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा ग्रेविटेशन का, और अगर डिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगा. अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को मैंने अगर कंबाइन कर दिया तो मेरे पास ये आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d². ये आ जाएगा. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन कांस्टेंट. उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से. अब ये लिख दूं तो मैं क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन d². अब इस G की वैल्यू हमको दी हुई है. G की वैल्यू पता है, वेर G इज इक्वल्स टू, G की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². यहां तक क्लियर है सबको? पहले हम लोग ने क्या था, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस के प्रोडक्ट को होगा, है ना. m1 इंटू m2. फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब मेरे पास ये दो एक एक्सप्रेशंस मिल गए. अब अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d². इज व्हाट? डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए मैंने क्या किया? एक कांस्टेंट को लगाया. उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, है ना. यहां तक क्लियर है? और ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है किन चीजों से? मीडियम से. मीडियम कौन सा मीडियम?
दोनों बॉडीज के बीच में जो जो भी मीडियम होगा उससे इंडिपेंडेंट है ना, और मास कुछ भी हो उसके भी इंडिपेंडेंट है ना। तो ये सारी चीजें जो ध्यान में रखने वाली, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है हम लोगों को? आगे देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आईएमपी ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसके इंपॉर्टेंस देखना है हम लोग को? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हमारी डेली लाइफ में भी देखना है हम लोग को। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, दो तीन देख लेते हैं। पहला है द फोर्स दैट बाइंड्स अस विथ अर्थ, है ना। अब अर्थ के साथ हम लोगों को जोड़ के कौन रखता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो चीज हमको अर्थ के साथ जोड़ के रखती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी बोलते हैं। सेकंड क्या है? द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ के अराउंड जो मून मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो किसकी वजह से है? वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है ना। और थर्ड क्या है? एक और है थर्ड, सेम ही है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो भी क्यों मूव हो रहे हैं? क्योंकि सन की ग्रेविटी ने उनको अपने आजू बाजू बांध के रखा हुआ है ना। ये है हमारा सन है, सन के डिफरेंट ऑर्बिट में हम लोग मूव है। यहाँ पे मान लो ये अर्थ है ना। अब अर्थ को किसने बाइंड करके रखा हुआ है साथ में, है ना? ये क्या है? ये जो है ये इनविजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने अर्थ को बांध के रखा हुआ है सन के साथ, जिससे कि अर्थ रोटेट हो रहा है सन के आजू बाजू। और अर्थ के आजू बाजू कौन रोटेट हो रहा है? यहाँ पे मून रोटेट हो रहा है ना। मून किसके? अर्थ के आजू बाजू रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने मून को पकड़ के रखा हुआ है, जिससे कि मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है ना। ये इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर सर ने हम लोगों को 3 लॉ दिए हुए हैं। पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहले लॉ में केपलर साहब ने क्या बोला है, लिखते पहले। केपलर्स फर्स्ट लॉ, है ना। अब इसका डेफिनेशन देखो क्या है, ये बताता क्या है। इट स्टेट्स दैट द पाथ of any planet in an orbit around the sun follows the shape of ellipse with the sun is at one of the foci। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये इलिप्स क्या है, ये फोकाई क्या है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, इजी वे में बताता हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, सर्कुलर ऑर्बिट है ना। अब मैंने इसको यहां से और यहां से ऐसे चपटा कर दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं?
इलिप्स बोलते हैं। अच्छे से बनाता हूं। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? इलिप्स बोलते हैं। अब ये इस इलिप्स का सेंटर है, ये इलिप्स का सेंटर। अब इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। अब उन्होंने बोला क्या है, केप्लर साहब ने पहले लॉ में बोला क्या है, जो भी प्लेनेट होगा वो सन के अराउंड जिस भी ऑर्बिट में मोशन करेगा, वो ऑर्बिट कैसा होगा? पहले तो इलिप्टिकल होगा। इस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। अब दोनों, और जो हमारा सन है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होगा एट अ टाइम, है ना। मान लो इस फोकस पे यहाँ पे हमारा सन है, सन है ना। तो जो भी हमारा प्लैनेट है वो सन के अराउंड कौन से शेप वाले ऑर्बिट में मोशन कर रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट वाले शेप वाले ऑर्बिट में जो हमारा प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये अपना मान लो प्लैनेट है, ये अपना प्लैनेट है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और सन यहाँ पे एक फोकस पे सिचुएटेड है। तभी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो हमारा अर्थ है और हमारा हम अभी इंडिया में है, तो हमारे 3 सीजन होते हैं मोस्टली। विंटर होता है, समर होता है और रेनी होता है। तो विंटर ठंड कब होती है? जब भी प्लैनेट सन से एकदम दूर होगा, मतलब करीबन यहाँ पर होगा, दूरी पे होगा, तब क्या होगा? यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। और जब भी अर्थ सन के पास में होगा तब कौन सा मौसम होगा, कौन सा सीजन होगा? गर्मी का सीजन होगा, है ना। तो इससे ये बात हमको क्लियर हो जाती है। यहां तक क्लियर है? अब सेकंड लॉ में क्या बोला है केप्लर साहब ने, देखते हैं। केप्लर्स सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में केप्लर क्या बोलता है, देखो। ये भी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट दैट an imaginary line from the sun to the planet, sweeps equal area in equal interval of time, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? चलो स्टार्ट करते, देखना क्या है इस डेफिनेशन का मतलब और केप्लर साहब ने क्या बोला है। ये अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। ये अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सन यहाँ पे सिचुएटेड है ना। सन यहाँ पे है। मान लो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको ले लेता हूँ ए पॉइंट और इसको ले लेता हूँ मैं बी पॉइंट, है ना। ये बी पॉइंट ले लिया और मैंने क्या किया, सन से लेके प्लैनेट के मोशंस पे, यहाँ से जब प्लैनेट अब क्या करेगा, यहाँ की तरफ मूव होगा और बी पॉइंट पे आएगा, तो दोनों के लिए मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक बी के लिए हो गई और ये एक ए के लिए हो गई। अब इसके बीच में कुछ तो एरिया आ रहा होगा, है ना। तो केप्लर साहब क्या बोलता है, प्लैनेट को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा प्लैनेट को, एक और पॉइंट ले लेते हैं यहां से, मान लो यहां पहुंचने के लिए, या फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए, इसको भी इमेजिनरी लाइन ले लो। लेट से इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्लैनेट को पहुंचने में लगे हैं टोटल 1 मंथ। तो जब प्लैनेट घूम के यहाँ पर आएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे आएगा, और यहाँ से जब ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी प्लैनेट को क्या लगेगा, प्रॉपर 1 मंथ लगेगा। और वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। जितना यहाँ पे उसने एरिया कवर किया था ना, ये जो एरिया है ना यहाँ से लेके ये वाला, उतना ही यहाँ पे भी वो एरिया ट्रैवल करेगा।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे उसको इतना एरिया ट्रैवल करने के लिए कितना मंथ लगा था, 1 मंथ। तो यहाँ पर भी उसको यहां से लेके यहाँ तक पहुंचने में 1 मंथ ही लगेगा, और वो क्या करेगा, इक्वल एरिया ट्रैवल करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा, जितना यहाँ पे किया था उतना ही यहाँ पे किया था। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, 10 ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, अगर प्लैनेट ए से बी तक जाने में, एंड मान लो इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ये ए था अपना, ये बी था, और सी से डी तक जाने में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ सन को ओ ले लो, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ सी डी, है ना। ऐसा भी बोल सकता हूं, अगर ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। केपलर साहब ने ये सेकंड लॉ हमको बताया था। और थर्ड लॉ क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं फटाक से। केपलर्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पे केपलर साहब बोलते क्या है, it states that the cube of the mean distance, it states that the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of its orbital period of time t। बोलने का मतलब क्या है, उन्होंने बोला क्या है, जो तुम्हारा रेडियस है, डिस्टेंस है जो तुम्हारा, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के स्क्वायर से, है ना। अब मैं इसको इस तरह पे भी लिख सकता हूं कि आर क्यूब, इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लूंगा, उस कांस्टेंट को मैं क्या बोल देता हूँ, के बोल देता हूँ, इनटू टाइम का स्क्वायर। अब ये के क्या है, के है के प्लस आपका कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे। अब मैं अगर इस के को साइड में निकाल लू, केपलर कांस्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, वेर के इज व्हाट, के इज द केपलर्स कांस्टेंट, where k is the Kepler constant and t is what, time period of revolution around the sun of what, planet जो around sun के अराउंड मोशन कर रहा है उसका है। यहां तक क्लियर है सबको।